हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम रेखा खोला। आज हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट जो है पार्ट तो हमने कर लिया है 5th चैप्टर का, और इसका सेकंड पार्ट अब हम करेंगे। जो इंडस्ट्री है इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है उद्योग वाले चैप्टर का, इसका सेकंड पार्ट अभी हम करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Tata Iron and Steel Company, Jamshedpur. Before 1947, there was only one iron and steel plants in the country, Tata Iron and Steel Company Limited, TISCO, जिसको बोला गया है। It was privately owned. After independence, the government took the initiative and set up several iron and steel plants. TISCO was started in 1907 at Sakchi, near the confluence of the rivers Subarnarekha and Kharkai in Jharkhand. Geographically, Jamshedpur is the most conventionally situated iron and steel center in the country. आगे देखिए इसमें क्या बताया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको टिस्को कहा गया है, जमशेदपुर में है और भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था 1947 से पहले। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यही एक कारखाना था। ये निजी स्वामित्व में था। आज़ादी के बाद सरकार ने ये कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई थी। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर जो है देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ठीक है, आगे देखिए। टाटा स्टील वर्क साकची, ठीक है, यहाँ साकची में 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। स्वर्णरेखा रिवर और खरकई नदी, देखिए खरकई रिवर और स्वर्णरेखा रिवर, ये टाटा स्टील वर्क्स यहाँ पे साकची है। इसमें 1907 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, टिस्को की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं। Sakchi was chosen to set up the steel plants for several reasons. This place was only 32 kilometers away from Kalimati stations in the Bengal-Nagpur railway line. It was close to the iron ore, coal and manganese deposits as well as to Kolkata, which provide a large market. TISCO gets coal from Jharia coalfields and iron ores, limestone, dolomites and manganese from Orissa and Chhattisgarh. The Kharkai and Subarnarekha rivers ensured sufficient water supply. Government initiatives provide adequate capitals for its later development. यानी कि साकची जो है कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र कितनी दूर है, 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोयस्क और कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां पर क्या है, विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति से हो जाती है। सरकारी प्रोत्साहनों से भी इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। In Jamshedpur, several other industries plants were set up after TISCO. They produce chemical, locomotive parts, agriculture equipments, machinery, tin plates, cable and wires. जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, जिसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन भी इसमें किया गया। ठीक है, आगे देखिए। The development of iron and steel industries opened the doors to rapid industrial development in India. Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industries for their basic infrastructures. The Indian iron and steel industries consist of large integrated steel plants as well as mini steel mills. It also includes secondary producers, rolling mills and ancillary industries. देखिए इसमें क्या बताया है कि भारत में लोह इस्पात उद्योग के विकास से जो औद्योगिक विकास तेजी से आरंभ हुआ, तो भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र जो हैं अपनी आधारभूत संरचना के लिए लोह इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो उद्योग ये लोह इस्पात उद्योग है वो उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, और भारतीय लोह इस्पात उद्योग में जो इस्पात संयंत्रों के साथ साथ बड़े इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु भी जो है इस्पात भी शामिल हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल्स और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। आगे देखिए।
पिट्सबर्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पिट्सबर्ग। It is an important steel cities of the United States of America. The steel industries at Pittsburgh enjoys locational advantage. Some of the raw materials such as coal is available locally, while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota, about 1500 kilometers from Pittsburgh. Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best route for shipping ore cheaply. The famous Great Lake Waterway. Trains carry the ore from the Great Lakes to the Pittsburgh area. The Ohio, the Monongahela and Allegheny rivers provide adequate water supply. देखिए इसमें क्या बताया कि ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण जो है इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। लोएस्क मिनेसोटा की लोहे के खानों से प्राप्त किया जा सकता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच में नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। इसके लिए परिवहन की सुविधाएं भी सस्ती हैं। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोएस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति अच्छे से हो जाती है। आगे देखिए, टुडे वेरी फ्यू of the large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in the valleys of the Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. यानी कि आज हम पिट्सबर्ग की बात करें तो बहुत कम बड़े इस्पात मिल हैं, और ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है, जो परिष्कृत इस्पात स्थल है और जल दोनों मार्गों के द्वारा बाजार में भेजा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स. These use steels as their raw materials to make many different products such as railroad equipments, heavy machinery and rails. देखिए पिट्सबर्ग क्षेत्र में जो क्या होता है कि इस्पात मिलों के अतिरिक्त जो है दूसरे कारखाने भी हैं। ये रेल पटरी के उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में भी इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। आगे देखिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या पढ़ेंगे? Weaving cloths from yarn is an ancient art. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making cloths. The textile industries can be divided on the basis of raw materials used in them. Fibers are the raw materials of textile industries. Fibers can be natural or man-made. Natural fibers are obtained from wool, silk, cotton, linen and jute. Man-made fibers include nylon, polyester, acrylic and rayon. यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की जब हम बात करें तो धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर क्या होता है कि वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। जो रेसे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं, रेसे प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेसे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं, और जो मानव निर्मित हैं, मैनमेड फाइबर्स हैं, उसमें क्या क्या शामिल है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन इसमें शामिल है। आगे देखिए, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्ड industries in the world. Still the industry's revolution in the 18th century. Cotton cloths are made using hard spinning techniques and looms. In 18th century, power looms facilitated the development of cotton textile industries, first in the Great Britain and later in the other parts of the world. Today, India, China, Japan and USA are the more important producers of cotton textile. सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो इसमें क्या बताया है कि विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से हैं। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति एक सूती वस्त्र यानी कि हस्तकताई तकनीक और हथकरघों से बनाया जाता था पहले। ठीक है, और सूती वस्त्र मतलब पहले हाथों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में जो है पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के दूसरे भागों में भी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। आगे देखिए, इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशंस ऑफ प्रोडक्शंस गुड क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल्स बिफोर द ब्रिटिश रूल्स. इंडियन हैंड स्पन and hand women's clothes already had a wide market. The muslins of Dhaka, chintz of Masulipatanam, calicos of Calicut and gold wrought cotton piece of Burhanpur, Surat and Vadodara were known worldwide for their quality and designs, but the productions of hand-woven cotton textiles was expensive and time-consuming. Hence, traditional cotton textile industries could not face the competition from the new textile mills of the West, which produce cheap and good quality fabrics. यानी कि इसमें क्या बताया देखिए कि जो भारत की बात करें तो
यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की परंपरा रही है। ठीक है, जो ब्रिटिश शासन से पूर्व की बात करें तो हाथ से कते और हाथ से बुने वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ठीक है, ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट, कालीकट के कैलिको और बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे। इतना अच्छा यहाँ पर वस्त्र तैयार होता था। ठीक है, और लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का जो उत्पादन है वो महंगा और बनने में ज़्यादा समय लगता था। परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, कंपटीशन नहीं कर सका। ठीक है, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण किससे करते थे कि न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक्स, यानी कि जो अच्छी गुणवत्ता, सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत उद्योग यूनिट में करते थे। यानी कि उद्योगों में जब ये तैयार करने लगे तो बहुत ही सस्ता मिलने लगा। आगे देखिए, द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. The warm, moist climate port for importing machinery, availability of raw materials and skilled labor resulted in rapid expansions of the industry in the regions. यानी कि पहली सफल जो यंत्रीकृत वस्त्र जो है मिल लगी वो मुंबई में लगी थी, 1854 में स्थापित की गई थी। और यहाँ पर जो है वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, गर्म और आर्द्र जलवायु की इसमें जरूरत थी। ठीक है, और ये आयात के लिए पत्तन चाहिए इसको, कच्चे माल की उपलब्धता, अच्छे श्रमिक चाहिए और उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, इसलिए यहाँ पर 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था। ठीक है, पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया था। क्योंकि यहाँ पर क्या देखिए, मुंबई में 1854 में पहले सूती वस्त्र मिल जो है स्थापित की गई थी, क्योंकि यहाँ पे ये जो जलवायु है वो कैसी थी, गर्म और आर्द्र जलवायु थी, और यहाँ पर पत्तन भी पास में है। ठीक है, कच्चा माल अवेलेबल हो जाता था, अच्छे लेबर, और जो है जो इसकी इंडस्ट्री के जो है एक्सपेंशन के लिए बहुत ही अच्छा था। ठीक है, आगे देखिए, Initially, this industries flourished in the state of Maharashtra and Gujarat because of the favorable humid climates. But today, humidity can be created artificially, and raw cotton is a pure and not weight-losing raw materials. So, this industries has spread to other part of India. Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Ludhiana, Pondicherry, and Panipat are some of the other important center. यानी कि शुरू में क्या हुआ कि उद्योग महाराष्ट्र गुजरात में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, और फिर बाद में क्या हुआ कि वर्तमान की जब हम बात करें तो आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है। वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में वजन कम नहीं होता, इसका वजन कम नहीं होता है, और उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी और पानीपत इसके महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है, आगे देखिए, अहमदाबाद की जब हम बात करते हैं तो it is located in Gujarat on the banks of the Sabarmati River. The first mill was established in 1859. It is soon became the second largest textile city of India after Mumbai. Ahmedabad is often referred to as the Manchester of India. Favorable locational factors are responsible for the development of the textile industries in Ahmedabad. Ahmedabad is situated in the heart of a cotton growing area. This ensures easy availability of raw materials. The humid climate is ideal for spinning and weaving. The flat terrain and easy availability of land is suitable for the establishment of mills. The densely populated states of Gujarat and Maharashtra provide both skilled and semi-skilled laborers. Well-developed roads and railway network permits easy transportations of textile to different parts of the country, thus providing easy access to the market. Mumbai port nearby facilitates import of machinery and export of cotton textile. देखिए, अहमदाबाद की जब हम बात करते हैं तो गुजरात में साबरमती नदी के तट पर ये स्थित है। 1859 में पहली सूती मिल यहाँ पर स्थापित हुई थी। ठीक है, जल्दी ही क्या हुआ, मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर जलवायु अनुकूल है, इसलिए सूती वस्त्र के उद्योग में ये सहायक होती है। मतलब अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत ही निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है और जलवायु उपयुक्त है कटाई और बुनाई के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है समतल भूभाग है, भूमि की आसानी से उपलब्धता होती है मिलों की स्थापना के लिए। और गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की जो घनी आबादी है वो इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, सुविकसित सड़कें हैं, रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है,
जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि बाजार तक सरल पहुंच हो जाती है और नज़दीक में ही मुंबई पत्तन है, जिससे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा भी इसको प्रदान करता है। ठीक है, ये देखिए, आगे देखिए। बट इन रिसेंट ईयर्स Ahmedabad textile mills have been having some problems. Several textile mills have closed down. This is primarily due to emergence of new textile center in the country as well as non-upgradations of machines and technology. But in the recent years, Ahmedabad textile mills have been having some problems. Several textile mills have closed down. This is primarily due to emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradations of machines and technology in the mills of Ahmedabad. यानी कि हाल ही की जब बात करें तो अहमदाबाद के सूती मिलों की कुछ समस्याएं भी हैं। बहुत से जो वस्त्र मिल बंद हो चुकी हैं और देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास हुआ है। अहमदाबाद के मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण नहीं होना इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, आगे देखिए। ओसाका की हम बात करते हैं तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान. The textile industry developed in Osaka due to several geographical factors. The extensive plain around Osaka ensured that land was easily available for the growth of cotton mills. Warm, humid climates is well suited to spinning and weaving. The river Yodo provides sufficient water to the mills. Labor is easily available. Locations of port facilities, import of raw cottons, and for exporting textiles. The textile industries at Osaka depends completely upon imported raw materials. Cotton is imported from Egypt, India, China, and USA. The finished product is mostly exported and has a good market due to good quality and low price. Though it is one of the important textile cities in the country, of the late cotton textile industries of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipments, and cements. देखिए, जब हम ओसाका की बात करते हैं तो ये जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसे जापान का मानचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में क्या होता है कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के जो है चारों ओर मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से वहाँ पर भूमि उपलब्ध कराता है और पोषण आर्द्र जलवायु है, कताई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी जो है मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है, आसानी से श्रमिक उपलब्ध होते हैं। पत्तन की अवस्थिति होने के कारण कच्चे माल को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। ओसाका का जो वस्त्र उद्योग है कच्चे मालों के ऊपर निर्भर करता है। कपास, मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है और जो उत्पाद है उसको निर्यात किया जाता है और उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इसका एक अच्छा बाजार है। देश का यह महत्वपूर्ण उद्योग है। हाल ही में क्या हुआ कि ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान जो है दूसरे उद्योगों जैसे लोहा इस्पात और मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल्स, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं। इमेजिन हाउ मच कुड बी अकम्प्लिश इफ कंपनीज could operate on a 24-hour workday. Some software companies in the United States of America and Bangalore, India have joined hands to achieve this. There are many ways in which this form of shift work across oceans. For example, two software professionals, Danny in Silicon Valley, California, and Smitha in Bangalore are working on a joint project. While Smitha in Bangalore sleeps, Danny in California is working. At the end of his working day, he sends a message to the Smitha updating his progress. When she arrives at work in Bangalore a couple of hours later, she notices that a message awaits her. She gets to work on the project straight away. By the end of her work day, she relays the result of her efforts back to California. By the way they communicate and work together, it is as if they were sitting in the adjoining offices. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या जानेंगे कि कंपनी कार्य दिन में 24 घंटे संचालित करती रहे तो कितना कार्य संपादित किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और बंगलोर भारत की कुछ जो सॉफ्टवेयर कंपनियों ने ऐसा करने के लिए समझौता किया है। पूरे विश्व में इस तरह के जो शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते हैं। अगर एग्जाम्पल देखिए तो दो सॉफ्टवेयर व्यवसायी कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और बेंगलोर में स्मिता एक ही परियोजना पर कार्य कर रही हैं। जब स्मिता बेंगलोर में सोती है, डैनी कैलिफोर्निया में काम करता है। अपने दिन की समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति का संदेश स्मिता को भेजता है। कुछ घंटे बाद में क्या होता है, जब बेंगलोर में स्मिता कार्य पर पहुंचती है तो वह पाती है कि एक संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह सीधे तौर पर परियोजना के कार्य से जुड़ जाती है।
अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद वह अपने कार्य का परिणाम जो है कैलिफोर्निया भेजती है। इस प्रकार से ये जो बातचीत है वो कार्य के साथ साथ करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मानो दोनों कार्यालय में बैठे हुए एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब हम यहाँ पर और बात करें कि इंडस्ट्रीज डील इन द स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ informations. Today, this industries has become global. This is due to a series of technology, political, and socio-economic events. The main factors guiding the location of these industries are resources availability, cost, and infrastructure. The major hubs of IT industries are the Silicon Valley, California, and Bangalore, India. यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है सूचना के क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि संग्रहण करते हैं, प्रक्रम करते हैं और जो है वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान की जब हम बात करें तो ये उद्योग जो है भूमंडलीय हो गया है और प्रौद्योगिकी, राजनीतिक, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स यानी कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं तो ये क्या है, वे संसाधन उपलब्धता, लागत होती है, बुनियादी ढांचा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के जो मुख्य नाभि क्षेत्र हैं वो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलोर हैं, ठीक है। आगे देखिए, Bangalore is located on the Deccan Plateau, from where it gets the name Silicon Plateau. This city is known for its mild climate throughout the year. Silicon Valley is a part of Santa Clara Valley, located next to the Rocky Mountains of North America. The area has temperate climates with the temperature really dropping below 0 degree centigrade. The location advantages of the Silicon Plateau, Bangalore and Silicon Valley, California are discussed on the next page. You may notice the similarities between the two cities. यानी कि बेंगलोर जो है दक्कन पठार पर स्थित है जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा और ये शहर वर्ष भर जो है मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो शीतोष्ण है, यहाँ शायद ही कभी तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है। सिलिकॉन पठार बेंगलोर और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया की अवस्थिति जो है लाभ को नीचे दिखाया गया है। आगे देखेंगे हम इसमें और क्या बताया गया है कि इन दोनों शहरों के बीच समानताओं पर ध्यान दे सकते हैं उनको देख करके, ठीक है, क्या क्या इसमें समानताएं हैं। देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स ऑफ इंडिया सच एज मुंबई, New Delhi, Hyderabad and Chennai. Other cities such as Gurgaon, Pune, Thiruvananthapuram, Kochi and Chandigarh are also important centers of the IT industry. However, Bangalore has always had a unique advantage as a city with highest availability of middle and top management talent. भारत के महानगरीय केंद्रों में अन्य जो दूसरे उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभि क्षेत्र हैं जैसे मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। दूसरे स्थान जैसे गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची और चंडीगढ़ ये क्या है, आईटी इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। बेंगलुरु के पास हमेशा विशिष्ट लाभ रहा है। इस शहर को मध्यम और उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।